गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। विद्यार्थियों, इतिहास में जब हम किसी भी प्राचीन वस्तु का कालक्रम निर्धारित करते हैं, उसकी आयु का निर्धारण करते हैं, तो उस आयु का निर्धारण करने के लिए, उसके समय का निर्धारण करने के लिए हम एक साइंटिफिक मेथड काम में लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कार्बन 14 पद्धति, या जिसे हम शॉर्ट में C14 पद्धति भी कहते हैं। इस कार्बन 14 पद्धति या C14 पद्धति के द्वारा हम किसी भी प्राचीन वस्तु का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं, उसकी आयु का निर्धारित कर सकते हैं कि ये वस्तु कितनी प्राचीन है। और उस वस्तु का जो पैमाना होता है वो उस वस्तु में उपलब्ध कार्बन की ही मात्रा होती है। कोई भी जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, जब वो अपने जीवन काल में जब वो उपस्थित रहते हैं, जब वो सजीव रहते हैं, उस वक्त वो वातावरण से कार्बन ग्रहण करते हैं और उसी कार्बन की मात्रा को आधार बनाकर, उसी को पैमाने के रूप में हम काम में लेकर उनकी आयु का निर्धारण करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई भी वनस्पति अवशेष है या कोई भी जीवाश्म है, जीवाश्म जीवों के अवशेष, जब ये अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, जब ये वातावरण में सजीव रूप से उपस्थित हो, सजीव का मतलब है कि जब ये वातावरण में पेड़ पौधे और जीव जंतु चलायमान रहते हैं, और जब ये निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव मतलब जब ये नष्ट हो जाते हैं, हमें इनके अवशेष मिलते हैं, इनमें क्या होता है कि सजीव अवस्था में चाहे वनस्पति हो या जीवाश्म हो, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों के दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों के दोनों, चाहे वनस्पति हो या जीव जंतु हो, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये नष्ट हो जाते हैं, उस समय भी इनमें C12 और C14 तो मिलते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो असमान हो जाती है। असमान का मतलब कि इनमें कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। और वो भिन्नता कहाँ आती है? C12 तो चाहे सजीव है, चाहे जीवित है या अजीवित है या निर्जीव है, दोनों में कार्बन 12 की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें भी कार्बन की मात्रा उतनी ही और इसमें भी। लेकिन C14 जो इस वक्त जितनी इसमें कार्बन की मात्रा थी, मृत अवस्था में या नष्ट होने पर इसकी कार्बन की मात्रा में कमी आ जाती है। मतलब जो वस्तु जितनी प्राचीन होती जाती है, उस वस्तु में उतनी ही कार्बन की मात्रा में कमी आती जाती है। और इसी को पैमाने के रूप में हम काम में लेकर कि वातावरण में कितना विद्यमान है कार्बन, और इन जो हमें जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनमें कार्बन की मात्रा कितनी है, उन्हीं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम ये पता लगाते हैं कि ये वस्तु कितनी प्राचीन है। क्योंकि C12 में कोई कमी नहीं आती, कार्बन 12 में कोई कमी नहीं आती, कमी कहाँ आती है? C14 में। और इसीलिए हम इस पद्धति को कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन 14 की मात्रा को ही हम मापक पैमाने के रूप में काम में लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, मान लो आपको ये दो लकड़ियां प्राप्त होती हैं। सिंपल सा उदाहरण है, एक ये लकड़ी है, एक ये लकड़ी है। इस लकड़ी के अंदर उदाहरण के लिए ये कार्बन भरा हुआ है, ये इस लकड़ी के अंदर कार्बन की मात्रा है, कार्बन भरा हुआ है। ये दूसरी लकड़ी सेम साइज की है, सेम प्रकार की है, इसमें कार्बन की मात्रा ये है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो क्या है? ज्यादा है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो क्या है? कम है। इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा, इसमें कार्बन की मात्रा कम। इसका मतलब है ये जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है वो वस्तु उतनी ही नवीन है, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम है वो वस्तु उतनी ही प्राचीन है। मतलब अगर हम दोनों का अध्ययन करें तो इस वस्तु की उम्र ज्यादा है और इस वस्तु की उम्र कम है। ये लकड़ी जो है इसकी उम्र कम है और इसकी उम्र ज्यादा है।
मतलब जिस वस्तु में जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा कम होगी वो वस्तु उतनी ही प्राचीन होगी। अगर हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये वस्तु ज्यादा नवी मतलब कम उम्र की और ये वस्तु ज्यादा उम्र की, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है। और हमने पढ़ा भी है कि कार्बन 14 पद्धति में जितनी वस्तु पुरानी होती जाती है उसमें कार्बन 14 की मात्रा घटती हुई जाती है। हम ये देखते हैं, जैसे मान लो ये दो, कोई भी अस्थिपंजर है, कोई भी हड्डी है किसी भी जीव जंतु की, दोनों समान मात्रा में, दोनों आकार दोनों का समान है। एक में कार्बन की मात्रा हमें दिखाई दे रही है इस प्रकार से भरी हुई, और एक में हमें कार्बन की मात्रा दिखाई दे रही है। कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा है और इसमें कार्बन की मात्रा कम है। मतलब ये जो वस्तु है ये वस्तु इस वस्तु से पुरानी है, ये वस्तु क्या है, पुरानी है, और ये वस्तु नवीन है। ये हड्डी इसके बाद वाली है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है। तो जो उस वस्तु में जो कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है उसी के आधार पर हम उस वस्तु का कालक्रम निर्धारित करते हैं। अब वनस्पति में हमें क्या क्या मिलेगा भाई? वनस्पति अवशेषों के रूप में हमें जैसे कोई काठ है, कोई लकड़ी है, या हमें कोयला है, या पादप अवशेषों में कोई बीज है, ये हमें अवशेष के रूप में मिल सकते हैं। अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु में जैसे कोई हड्डी है, कोई अस्थि है, या फिर कोई भी जीवाश्म है। मतलब इनका हम अगर समय पता लगाना चाहें तो हम उनका समय आसानी से इस विधि के द्वारा लगा सकते हैं कि इनकी आयु कितनी है। और इस विधि के द्वारा हम आज से लगभग 60,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं। लगभग 60,000 वर्ष पुरानी। विद्यार्थियों, ये जो पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, इसको जो सबसे पहले प्रयोग में लेने वाले थे उनका नाम है विलार्ड फ्रैंक लिपी, जो एक अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले, अमेरिका के रसायन शास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले इस विधि के द्वारा इन वस्तुओं का कालक्रम निर्धारित करने की कोशिश की थी। कार्बन 14 पद्धति बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। इसके आधार पर हम लगभग 60,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का कालक्रम या उनकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं।